ट्वेल्थ क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमने जो पिछला चैप्टर हमारा था, पिछला चैप्टर कहने का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर पढ़ा था, जहाँ पर एमीटर और वोल्टमीटर वोल्टमीटर वोल्टेज रीड कर रहा था, एमीटर करंट रीड कर रहा था, हालांकि वो डीसी था, ठीक है। लेकिन ये एमीटर और वोल्टमीटर बने कैसे, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, करंट को किस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर में कन्वर्जन होता है, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर में कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो वहाँ पर जो हमने पढ़ा उसको हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ पर ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है क्या, बेसिकली आपका एमीटर और डीसी एमीटर बेसिकली कहा जाए, क्योंकि एसी एमीटर इसमें काम नहीं करेगा। एसी एमीटर और एसी वोल्टमीटर हीटिंग इफेक्ट में काम करते हैं। ये डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर की बात चली, जो डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पर दो टाइप के थे, एक सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर और एक पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। जो हमारे लैब में होता है वो पाइवोटेड टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप नहीं होता है। हम सस्पेंशन टाइप पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर भी पढ़ेंगे। हाँ, कुछ लैब्स हो सकता है, कुछ स्कूलों में लैब हो तो जहाँ पर आपका सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर भी रखा हो। लेकिन हमारे जो लैब में डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम जो डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर लेते हैं, तो उसके अंदर जो होता है वो पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है। पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके हम डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि भाई एक कॉइल होती है, देखिए एक कॉइल है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखा रखा है ना, एक स्केल ऐसा रखा हमने, ऐसा एक स्केल, फिर ऐसा ही स्केल और दो 15 सेंटीमीटर वाला, ऐसा वैसे। तो क्या बन गई है रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये जो फ्रेम होती है ये आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की होती है। याद रखना भाई, जो फ्रेम यहाँ पर दिखाया गया है किसका है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। पहले इसके बारे में कंसेप्शन देख लेते हैं, हटाइए। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब मैग्नेटिज्म के कारण इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो फ्रेम यहाँ पर दिखाई इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। इसके बाहर से हम लोग वायरिंग करते हैं, इसके बाहर से बहुत सारे वायर के टर्न होते हैं। ये जो लिए गए हैं ये वायरिंग है भाई, ये कॉपर की वाइंडिंग होती है, कॉपर का एनेमेल्ड वायर। एनेमेल्ड वायर क्या होता है आपको मालूम है ना। और कॉपर भी जो होता है बेटा वो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता है ना, याद रखिए मैग्नेट नहीं होता है। तो कॉपर है नॉन मैग्नेटिक मेटल के हमने जो यहाँ पर फ्रेम लिया तो नॉन मैग्नेटिक मेटल है क्या, वो छोड़ दीजिए। इसके ऊपर से जो हमने वाइंडिंग फेरे लपेटे हैं ये नॉन मैग्नेटिक मेटल के हैं। जो कॉइल है वो किसकी बनेगी, नॉन मैग्नेटिक मेटल, किसकी, कॉपर की। नॉन मैग्नेटिक क्यों कहा, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर केवल करंट फ्लो होने के बाद ही आना है। इसके बीच में हम लोग एक आयरन की कोर रख देते हैं या एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब डाइपैराफिर कोर समझ गए, तो ये एक मेटेलिक कोर है, ठीक है ना। इस मेटेलिक कोर का खास काम क्या है, इस मेटेलिक कोर के दो काम है भाई। एक काम तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पढ़ेंगे। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, वो काम है इस कोर का, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिप, और ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है इसको हम लटका देते हैं एक पत्ती से, एक स्ट्रिप से। और ये स्ट्रिप होती है फॉस्फोर ब्रॉन्ज नाम के मटेरियल की, फॉस्फोर ब्रॉन्ज नाम की मेटल की। मेटल कहना चाहिए कि कंडक्टर है। व्हाट इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज सर, फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक मेटल है जिसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो होता है वो बाकी मेटल से काफ़ी कम होता है, यानी कि इलास्टिक फैटिग जो होगी वो ईजिली नहीं होगी। इलास्टिक फैटिग एकदम से नहीं आएगा भाई। इलास्टिक फैटिग क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है भाई, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। मैंने वहीं पे दिखा था कि 11th की बातें 11th में ही रहेंगे, 12th में इसको नहीं सिखाया जाएगा। ध्यान देना भाई, अपने जूनियर से बोलना कि 11th की जाए थोड़ा ढंग से पढ़ के जाएँ। तो भाई ये क्या है आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है, तो इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होता है, या जिसके कारण इसमें एकदम से इलास्टिक फैटिग नहीं आता है। ये आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज है, इसी कारण हम लोग इसको यूज़ करें, बाकी और नॉर्मल मेटल हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर इसमें एक कॉनकेव मिरर लगा है। ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप ऊपर एक टॉरिशनल हेड से लगी है। अब टॉरिशनल हेड क्या, देखिए ऊपर जो ये दिखा रखा है ना मैंने यहाँ पर, देखिए इसको टॉरिशनल हेड ही में डिस्कस करते हैं अभी, है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया आ गया आ गया, ये आ गया इस तरीके से। देखिए ऊपर का पोर्सन, देखिए यहाँ पर जो ये वाला पोर्सन, इसको देखिए पहले दिख रहा है, ये दिखाई दिया ना, मैं किस में अंडरलाइन किया, ये आप इस तरीके से पकड़िए।
इसमें एक छेद है। अब देखिए क्या है कि जो ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप इस तरीके से ही है, मान लीजिए पत्ती है, ये तो सिलेंडर है, पत्ती है, तो ये इस तरीके से गया यहाँ पर, गया ना, देखिए ये जा रहा है, और ऊपर से नेट बोल्ट होता है, नेट बोल्ट में इसको ऐसे ऊपर से यहाँ पर इसको ऐसे कस देते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो घूमेगा तो ये पूरा घूमेगा ना, मतलब अगर कॉइल टेढ़ी होगी तो मैं यहाँ पर टॉरिशनल हेड को पकड़ूंगा, इस टॉरिशनल हेड को पकड़ूंगा, यहाँ पर इस टॉरिशनल हेड को मैं पकड़ूंगा, इसको पकड़ के मैं घुमाऊंगा, घुमाऊंगा तो मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमाया, देखिए ऊपर से घुमाया ना, घुमाया, घुमाऊंगा तो क्या होगा, पूरी कॉइल घूमेगी, पूरी पूरी कॉइल तो घूमेगी। शेयरिंग स्ट्रेन इसमें नहीं आएगा, है ना। अभी शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, देखिए शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, ये स्ट्रिप है ना। अब देखिए मैंने इस स्ट्रिप को यहाँ फिक्स किया, अब अगर घूमेगा, देखिए कैसा आ रहा है, ये स्ट्रेन नहीं आ रहा है इसमें, घुमा स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन आ रहा है, देखिए ये। अच्छा, अगर ये जो चीज़ होती, ऊपर का जो चीज़ होता है, ये किसी छेद में फिक्स होता, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया इस तरीके से, देखिए आया ना, आया। अब ये जब घूमेगा तो पूरा एक साथ घूमेगा ना, देखिए स्ट्रिप है, ये जो घूम रहा है, जब ये घूमेगा तो पूरा घूमेगा ना, इस तरीके से, देखिए ये दिख रहा है ना। तो शेयरिंग स्ट्रेन नहीं आ रहा है, ये काम किसका है, टॉरिशनल हेड का। दूसरा काम क्या है कि कॉइल किसी रैंडम पोजीशन पे है, ये कॉइल जो है, ये कॉइल किसी रैंडम पोजीशन पे, तो आपने इस टॉरिशन हेड को पकड़ा, पकड़ के घुमाया, तो इसको आप एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में लेकर आ गए, इस तरह से आपको पकड़ के इसको घुमाएंगे तो ये कहाँ को आ जाएगा, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर सैडेड पोर्शन है, ये सैडेड पोर्शन जो है, यहाँ पर जो लाल रंग से दिखा रहा हूँ मैं इसको, ये लाइक इस स्केल की तरह, इसके बीच में एक छेद रहा होगा, जैसे इस स्केल में छेद है, वो छेद रहा होगा, ये स्ट्रिप का एक पोर्शन इसके अंदर से गया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से आपने इसको नेट बोर्ड से कस दिया, तो ये टॉर्सन हेड हो गया ना, घुमाएंगे ना तो ये पूरा का पूरा घूमेगा, तो इसके कारण टॉर्सन हेड का इसमें शेयरिंग स्ट्रेन नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा भाई, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्यों नहीं आएगा, अगर आपका जो स्ट्रिप होता, कहाँ गया ये, वो स्ट्रिप इस तरीके से ना होकर, इसके छेद के अंदर ना होकर, इस तरीके से फिक्स करते, यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देते, तो क्या होता, तो जब कॉइल घूमती तो पूरा स्ट्रिप घूमता ना, मुड़ते मुड़ते, शेयरिंग से हो जाता, मुड़ते 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 घूम के वो टूट जाए, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, टॉरिसन हेड का, ठीक है, टॉरिसन हेड हो गया। ये किसका स्ट्रिप है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है वो बाकी मेटेरियल से कम होता है, मेटल से कम होता है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये जो फ्रेम है, फ्रेम का मतलब क्या है ना, आपने देखो क्या किया, फिर सुनिएगा, आपने एक स्केल ऐसे लिया, ऐसे दो स्केल लिए 30 सेंटीमीटर के, और दो लिए 15 सेंटीमीटर के, मेटेलिक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, मैग्नेटिक नहीं होने चाहिए, कुल मिला के जो भी है। तो एक स्केल ये है, फिर आपने फेविक्विक लगाया, एक स्केल ऐसे चिपकाया 15 सेंटीमीटर का, फिर एक 30 सेंटीमीटर का ऐसे, 15 सेंटीमीटर का ऐसे, तो किस टाइप का स्ट्रेचर निकलेगा सोचिए। और उसके ऊपर से फिर आपने क्या करा, बहुत सारे वायर्स लपेटे, किसके, कॉपर के, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के। मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर केवल कब आना चाहिए, जब उसमें करंट फ्लो। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के, दैट इज कॉपर के, एनिमल्ड वायर के बहुत सारे फेरे आप लोगों ने लपेटे। उसके अंदर एक कॉइल है, ये रॉड है। व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस रॉड, ये रॉड कौन सी रॉड है सर, ये जो रॉड है ये आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन की रॉड है। इसका काम क्या है, इसका काम दो है सर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीमेंट करना। इसके नीचे से एक स्प्रिंग लगी होती है, और ये स्प्रिंग भी आपकी फॉस्फोर ब्रॉन्ज की ही होती है, बहुत लाइट स्प्रिंग है, ठीक है। और ये टैप T2 से बाहर को, और जो ऊपर का पोर्शन है वो टैप T1 से अंदर को, मतलब T1 से करंट का सर्किट हम वायर कनेक्ट करेंगे, दूसरा पोर्शन यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करंट एंटर करेगा, घूमेगा, कॉइल में जाएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर को एग्जिट करेगा, ठीक है ना। पोल्स हमने अभी सिलेंडर लिए हैं, सीधे पोल नहीं लिए। अगर मैं सीधे मैग्नेटिक पोल लूँ, अभी देखिए क्या एक काम करते हैं, ये कॉइल है, अगर मैंने सीधा मैग्नेटिक पोल लिया, मैग्नेटिक पोल एग्जैक्टली अगर सीधा, तो फिर इसके क्या रहेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो पोल है वो ऐसा ऐसा नहीं है, वो पोल ऐसा है, देखिए ये कॉपी, देखिए दिखा है ना, ये दिखाई दे रहा है, समझने को कोशिश कीजिएगा अभी, तो भी है ना, ये कॉइल आया नहीं है सिलेंडर, तो इस तरह का पोल यहाँ पर है, और एक पोल यहाँ पर है, ये दो पोल नहीं आ गए, एक पोल एक सिलेंड्रिकल पोल है। तो फील्ड लाइन जो रहेंगी वो इसके क्या रहेंगी बेटा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इसके यहाँ पर आएगा तो यहाँ परपेंडिकुलर बाहर को ऐसे, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो फील्ड लाइन हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो ये सिलेंड्रिकल पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल करेगा, मतलब इन सिलेंड्रिकल फील्ड से जो फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए अगर प्लेन पोल होते, एक पोल ही होता और एक पोल ही होता,
ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस कहाँ को आ गई, बाहर को। ये प्लेन पोल्स है ना। अच्छा, सिलेंड्रिकल पोल होंगे तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 2 डायमेंशन में देखते हैं, ये इस तरीके से आते हैं। तो फील्ड लाइंस कैसे आती है, इस तरीके से नहीं आती। सर ये तो आपने कट कर दी, कट नहीं करेगा ना, यहाँ पर जो काम है कौन काम करेगा, ये रॉड। ये समझेंगे अभी, देखिए क्या है, ये रहा, ये रहा, यहाँ पर रॉड है। मतलब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से व्यू। अगर मैं यहाँ पर मुंडे के ऊपर से व्यू देखूंगा तो सामने से नहीं देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे। तो इस सिलेंडर कैसे दिखाई देगा, ये सिलेंडर कैसे दिखाई देगा, है ना। ये जो रॉड है वो ऐसे दिखाई देगी। तो फील्ड लाइन से आई, आई इस रॉड के अंदर गई है, फिर यहाँ आ गई। ये फील्ड लाइन से आई, इस रॉड के अंदर गई ये, फिर ये आ गई। ये फील्ड लाइन से आई, इस रॉड के अंदर गई है, इस तरीके से आ गई। तो ये क्या कर रहा है भाई, रेडियो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना है। तो ये जो फील्ड है कौन सा फील्ड है, रेडियो मैग्नेटिक फील्ड। ये तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेडियो मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका रेडियो मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ के फिर आगे सीखेंगे। तो पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, देखिए होगा क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण साइन थीटा ऑलमोस्ट 1 होगा। क्यों होगा समझेंगे, साइन थीटा हमेशा 1 हो जाएगा। एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो टाउ जो है वो आई के प्रोपोर्शनल रहेगा। टाउ अगर आई के प्रोपोर्शनल है तो टाउ अगर बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। टाउ अगर आई के प्रोपोर्शनल है तो अगर टाउ बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और वही हमारा प्रिंसिपल भी था। कौन प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल सिचुएटेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल सिचुएटेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, देन द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। मतलब किसी भी कॉइल में आने वाला जो डिफ्लेक्शन है वो कॉइल में पास होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल सिचुएटेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज इन द कॉइल। ठीक है, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैलेवमेंट। मतलब अगर कॉइल 5 डिग्री डाइवर्ट हो रहा है, अगर 1 एम्पेयर में 1 डिग्री डाइवर्ट हो रहा है, 2 एम्पेयर में 2 डिग्री डाइवर्ट होगा, 3 एम्पेयर में 3 डिग्री डाइवर्ट होगा, 10 एम्पेयर में 10 डिग्री डाइवर्ट होगा। मतलब जिस रेशियो में आप करंट बढ़ाओगे डेविएशन भी उसी रेशियो में आएगा। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, फिर सुनते हैं प्रिंसिपल क्या, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल सिचुएटेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देन द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल। देखो रेडियल लिखना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको रेडियल दिखेगा, रिफ्रेशर में देखेंगे तो आपको रेडियल नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी। रेडियल लिखना बहुत जरूरी है। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल सिचुएटेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसमें पास होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखिए पहले क्या, पहले तो हम लोग समझते हैं हुआ क्या। देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो है रेडियल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल। अच्छा इसको हम ऊपर से देखते हैं, इसको ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने पर मुझको जो सिलेंडर है तो उसका ऊपर का पोर्शन कुछ कैसे दिखाई देगा, सोचिए। ये दिखाई देगा, यस। इसका पोर्शन कैसे दिखाई देगा ऊपर देखने पर, ये दिखाई देगा, बिल्कुल हाँ। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है तो ऊपर देखने पर रेक्टेंगल दिखाई देगा ना, रेक्टेंगल केवल ऊपर का किस दिखाई देगा ना, ऐसे ये अपर पोर्शन में इस रेक्टेंगल का केवल से दिखाई देगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा इस रेक्टेंगल इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो लाइन है इसके बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो व्हाट इज दिस लाइन इज रिप्रेजेंट, ये लाइन है आपका एरिया वेक्टर। टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी आपने पढ़ा था उसमें थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अच्छा देखो कॉइल ऐसे रखा है तो मतलब कि यहाँ पर डॉट दिखा देते हैं, मतलब करंट ऊपर को आया और फिर यहाँ से ये आया और यहाँ से कहाँ को चले गया, नीचे को, करंट नीचे को चले गया, फिर घूम के पीछे को आया, फिर यहाँ से ऊपर को, फिर यहाँ से ऊपर को, यहाँ से इधर को। तो ये डॉट और ये क्रॉस, यहाँ से अंदर को, ठीक है, यहाँ से अंदर को, यहाँ से ऊपर को। देखो नॉर्थ पोल है तो फील्ड लाइन ये आई तो यहाँ से गई ये और इससे होते हुए फील्ड लाइन यहाँ चले गई। तो जो फील्ड लाइन्स है वो इसमें नहीं आ रही है तो वो इसके ऊपर, इसके प्लेन के पैरेलल, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। थीटा कितना हो गया, 90, यस। अच्छा अब तुमने कैसा कॉइल घूम के ऐसे आ गई, अब कॉइल घूम के ऐसे आ गई या कॉइल घूम के ऐसे आ गया तो मतलब इमेजिन कीजिए रेक्टेंगल कॉइल घूम के इस पोजीशन में आ गया, घूमा टॉर्क से इस पोजीशन में आ गया तो यहाँ भी तो कोई फील्ड लाइन होगी,
होगी ना। तो ये फील्ड लाइंस ये हो गई। तो अब इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी तो घूम के ऐसा आगे होगा। तो अगर कॉइल इस पोजीशन में होगा तो कुछ फील्ड लाइंस प्लेन में लाई करेंगी, कॉइल अगर इस पोजीशन में होगा तो कुछ फील्ड लाइंस इस पोजीशन में लाई करेंगे, यानी कि सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन। अगर कुछ फील्ड लाइंस प्लेन के हमेशा पैरेलल है तो एरिया वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा इज ऑलवेज 90 इन दिस केस, और अगर थीटा 90 है तो साइन 90 जो होगा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। टाउ इक्वल टू क्या था, NIAB साइन थीटा। तो ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा देखो इस केस में होगा तो कुछ फील्ड लाइंस इस प्लेन के पैरेलल ऐसे आएंगे, नहीं आएंगे, डेफिनेटली ऐसे आएंगी। कॉइल घूम के थोड़ा सा घूम के इधर को होता है तो कुछ फील्ड लाइंस इसके आती हैं। तो सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन, क्योंकि हम जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, ये दिखा रखा है मैंने, तो ये है। तो अगर ये कॉइल घूम के यहाँ से यहाँ आ गया, मान लो ये कॉइल ऐसे घूम के ये आ गया, तो इस केस में क्या है, जो ये वाला फील्ड लाइंस है वो इसके प्लेन के पैरेलल आ जाएगा। ये घूम के कुछ ऐसा आ गया तो ये वाला मतलब कुछ सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू दिस लाइन। ये क्या है सर, ये ऊपर का ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के पैरेलल है तो प्लेन के पैरेलल होगा। तो एरिया वेक्टर का हमेशा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर। सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, या सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज लाइंग इन द प्लेन। कब, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। तो साइन थीटा जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 1, और थीटा कितना रहेगा, 90। साइन थीटा 1 और थीटा इक्वल टू 90 ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में क्या था कि टाउ इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा में जो साइन थीटा है वो साइन थीटा हमेशा बन रहेगा, थीटा हमेशा 90 होगा हर केस में। सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो टाउ कितना रहेगा, NIAB। समझ आगे बात, देखो हो चुका है हमारा मूविंग कॉइल कैलकुलेटर, ठीक है, टाउ इक्वल टू NIAB। तो करंट यहाँ से एंटर गया, तो यहाँ से फॉस्फोर ब्रॉन्ज आया, फॉस्फोर ब्रॉन्ज आने के बाद कॉइल में गया, कॉइल में जाने के बाद कहाँ जा रहा है, कॉइल में जाने के बाद कॉइल घूम रही है। कॉइल में जो टॉर्क लग रहा है वो NIAB साइन थीटा होना चाहिए था, बट वी आर यूज सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल, एंड ड्यू टू सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा तो सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द कॉइल। तो कुछ फील्ड लाइंस अगर प्लेन के हमेशा पैरेलल हैं, दैट इज एरिया वेक्टर के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा जो रहेगा हमेशा कितना रहेगा, 90। साइन 90 कितना होगा, 1। तो टाउ इक्वल टू NIAB। तो इतना टॉर्क इस कॉइल में लग रहा है। व्हाट इज दिस, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, 2 काम है सर। इसका पहला काम क्या है सर, एक काम तो ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने का काम आ रहा है ये रॉड। दूसरा काम क्या करने का काम आ रहा है कोर, कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल एंड उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी होगा और रेडियल भी होगा ड्यू टू दिस रॉड। ये रॉड का 2 काम है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने का काम एंड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नीचे लगा है स्प्रिंग, नीचे लगा हुआ है स्प्रिंग। अब देखिए, अब हम अपनी कहानी में आते हैं। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग रेस्ट में। स्प्रिंग में आपने इसको x डिस्टेंस खींचा तो स्प्रिंग अंदर को फोर्स लगाता है ना। अगर स्प्रिंग को आप बाहर की तरफ खींचोगे और आपने बाहर को x डिस्टेंस खींचा तो अंदर को फोर्स लगाता है F इक्वल टू -kx। सर इट इज रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग को लिया और इस स्प्रिंग को हमने नीचे से बिल्कुल फिक्स कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया जी। लो, ऊपर से यहाँ पर मैंने एक रॉड ली और रॉड को मैंने यहाँ पर और यहाँ पर वेल्ड कर दिया, बाइंड कर दिया, बांध दिया। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, अब मैं इस रॉड को घुमाऊंगा तो स्प्रिंग घूमेगा। अब सोचिए, मैं इस रॉड को पकड़ के घुमाऊँ, मैंने इस रॉड को पकड़ के घुमाना शुरू किया तो कोई स्प्रिंग घूमेगी। घुमाते हुए मैं इसको छोड़ दूँ तो तुरंत कहाँ आएगा, वापस। इसको खींचोगे, छोड़ोगे, तुरंत कहाँ आएगा, वापस। इसको पकड़े घुमाओगे, छोड़ोगे, तुरंत कहाँ आएगा, वापस। तो खींचोगे लीनियर डिस्टेंस तो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, घुमाओगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टाउ। तो यहाँ पर जो F था प्रोपोर्शनल टू -x था, यहाँ पर टाउ प्रोपोर्शनल टू -θ या -φ होगा। मतलब आपका कॉइल अगर थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर स्प्रिंग थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्प्रिंग के अंदर जो है एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा जो क्लॉकवाइज घूमने का अपोज करेगा, और जो टॉर्क होगा वो उस डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर K एक क्या था, फोर्स कांस्टेंट था। वैसे टाउ इज इक्वल्स टू सी थीटा कहिए या के, देखो कुछ बुक्स में सी लिखा है, कुछ बुक्स में के लिखा है, तो हम लोग सी लिख देते हैं, सी इंटू फाइव। तो -c इंटू सी में तो फॉर्मूला है, तो F प्रोपोर्शनल टू -x,
टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, एफ प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस थीटा। तो माइनस साइन इंडिकेट दैट कि ये हमेशा फाइव का अपोज करेगा। तो खींचोगे तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स वापस लेकर आएगा। आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स उसको दोबारा घुमा के वापस लेकर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। दो हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आने वाला है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क आने वाला है। स्प्रिंग में जो NIAB साइन थीटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से 1 हो गया, बचा NIAB। जो NIAB है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जिससे ये कॉइल घूमेगा तो कॉइल के साथ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप और ये स्प्रिंग दोनों ही घूमेंगे। अब अगर ये दोनों घूमेंगे तो जब स्प्रिंग घूमेगा तो स्प्रिंग घूमने का क्या करेगा, अपोज करेगा। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की खास बात क्या है कि इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है बाकियों से कम है, इलास्टिक फैटिग बहुत जल्दी नहीं आएगा, पहला फायदा। दूसरा क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो सी का वैल्यू होता है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। बाकी मेटल के स्पेक्ट में कम को सी का वैल्यू कम से कम यहाँ पर रखना होता है। तो जैसे ही इसमें करंट आया तो इस कॉइल में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया, उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू है NIAB, और उसके कारण इस कॉइल में भी डिफ्लेक्टिंग, क्योंकि कॉइल इससे अटैच्ड है तो कॉइल घूमेगा। अगर ये कॉइल क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्प्रिंग भी क्लॉकवाइज घूमेगा, स्प्रिंग क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्प्रिंग क्लॉकवाइज घूमने का अपोज करेगा, उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू -5 या 5 लिख देते हैं, या टाउ इज इक्वल टू C5। तो टाउ इक्वल टू C5 क्या है सर, रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसमें आ रहा है। NIAB क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो इसमें करंट के कारण आया। तो अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया है तो कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो स्प्रिंग घूमेगा, स्प्रिंग घूमेगा तो स्प्रिंग का फाई लगातार बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा, और रिस्टोरिंग टॉर्क कभी ना कभी इसमें आने वाले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIAB के बराबर हो जाएगा। तो इन इक्विलिब्रियम NIAB इज इक्वल टू C5 या C5 इक्वल टू NIAB, कांस्टेंट तरफ है कि फाई इक्वल टू NAB अपॉन C, NAB अपॉन C इंटू आई। N क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल मीन्स कांस्टेंट। A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कांस्टेंट। B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। C क्या है, टॉरिशनल कांस्टेंट कहेंगे इसको, टॉरिशनल रिजिडिटी जो भी था आपका मॉडुलस रिजिडिटी C, वो भी कांस्टेंट है। I क्या है, करंट। तो ये सब कांस्टेंट है। तो अगर I बढ़ाओगे 5 बढ़ेगा, तो 5 प्रोपोर्शनल टू I। देखिए लीनियर रिलेशन आने गया, तो अगर करंट दुगना करोगे तो डिफ्लेक्शन भी दुगना होगा, करंट आधा करोगे तो डिफ्लेक्शन भी आधा होगा। तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मेरे ख्याल हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। पहली बात तो हमने कौन से फील्ड पोल्स यूज़ कर रखे हैं, रेडियल मैग्नेटिक पोल्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल। जरूर नहीं कि हम सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल यूज़ करें, हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल लिए हैं तो इसलिए हम सिलेंड्रिकल पोल यूज़ किए। अगर हम सर्कुलर कॉइल लेते तो हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल पोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, क्या आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो पोल हैं वो सिलेंड्रिकल ही हो सकते हैं? नो सर, इट इज़ नॉट नेसेसरी। द पोल्स आर, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कॉइल। लेकिन हालांकि दो ही होते हैं, सिलेंड्रिकल पोल और स्फेरिकल पोल। सिलेंड्रिकल पोल कब होंगे, जब आपका कॉइल रेक्टेंगुलर होगा। तो ये कंसेप्चुअल है एक नंबर के। अगर आपके पोल्स कैसे होंगे, अगर आपका कॉइल कैसे होती है, सर्कुलर होती है, तो भाई उसके चारों तरफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए आपको स्फेरिकल पोल यूज़ करने पड़ते हैं। बॉल को काट दो, बीच में से 2 गोले निकल आधे हेमिस्फीयर, और उनके अंदर एक कॉइल इमेजिन की, सर्कुलर कॉइल इमेजिन कीजिए, है ना, वो है। ये कौन सा स्ट्रिप है, चलिए आप बताइए कौन सा स्ट्रिप है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के स्ट्रिप का खास बात क्या है कि सर इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम है, पहला। दूसरी खास बात क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम है। दूसरी खास बात कि सर इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कम हो गई, ठीक है। ये क्या लगा रखा है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जो फ्रेम है, जो काले रंग से दिखा रखे फ्रेम है ना, अभी जो लाल रंग से मैं दिखा रखा है यहाँ पर कॉपर की वाइंडिंग लगा रखी है। कॉपर की वाइंडिंग हवा में तो होगी नहीं किसी फ्रेम को, तो फ्रेम कौन सी है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है, ठीक है। और जो आपने वायर बाहर से, नॉन मैग्नेटिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक, हाँ, फ्रेम जो होगी नॉन मैग्नेटिक और नॉन मेटेलिक दोनों होंगी। फ्रेम के बाहर से क्या लपेटे हैं, बहुत सारे वायर, किसके सर, नॉन मैग्नेटिक वायर, मटेरियल के, मेटल के। देखो फ्रेम किसकी थी, मेटेलिक, बट सॉरी फ्रेम क्या है, नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन मेटेलिक। कॉपर के वायर कैसे हैं, नॉन मैग्नेटिक बट मेटेलिक। वायर कैसी होगी, मेटेलिक होगी, तभी तो करंट फ्लो होगा, लेकिन नॉन मैग्नेटिक। फ्रेम कैसी होगी, नॉन मैग्नेटिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोगों ने उसके चारों तरफ से वायर के टर्न्स ले लिए, ठीक है। ये हो गया आपका। देन फिर क्या करेंगे, फिर उसके अंदर आप लोगों ने एक आयरन की फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कोर ली,
कोर इसका खास काम क्या है, इसके दो काम है। सब पहला काम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प करेगा एंड इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नीचे क्या लगाया है, कॉइल। कॉइल किसकी लगी है सर, कॉइल जो है वो भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज की है। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की कॉइल से क्या फ़ायदा होगा सर, वही इस स्प्रिंग का जो सी होगा वो कम होगा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होगा। ये कहाँ लगा है, ऊपर टॉरिशनल हेड से। टॉरिशनल हेड से क्या होगा सर, शेयरिंग स्ट्रेन नहीं आएगा इस किसमें, इस स्ट्रिप में, पहली बात। और दूसरा, आप इसको घुमा के इसकी पोजीशन को, जगह घूम के रेंडर में चेंज होगा तो इसको घुमा के आप इसको फिर जीरो वाले स्केल में लेके आ सकते हैं। ये क्या है, टैप T1 यहाँ से करंट इंटर करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ गए। अच्छा, यहाँ के बाद करंट यहाँ नहीं आएगा बेटा, करंट इस कॉइल में घूमेगा, कॉइल में घूमने के बाद फिर स्प्रिंग से बाहर निकलेगा। इसका काम केवल दो है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बनाना। तो करंट यहाँ से आया और यहाँ से फिर बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद फिर यहाँ से T2 से गए बाहर। तो जैसे ही करंट जब इस कॉइल में फ्लो होगा तो कॉइल में करंट फ्लो होते ही कॉइल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टाउ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, NIAB साइन ऑफ थीटा। तो टाउ इक्वल टू जो रहा वो रहा आपका NIAB साइन थीटा। ठीक है, ये अपना यहाँ पे टॉर्क निकल के आया, NIAB साइन थीटा, टॉर्क का वैल्यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब अगला केस क्या है, टॉर्क निकल के आ गया। अब हमको डिपेंडेंसी, हमको थीटा पर इंडिपेंडेंसी चाहिए बेटा। इसमें थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। फाई क्या है, फाई कॉइल कितना घूमी वो अलग है, थीटा जो है वो इस कॉइल का एरिया वेक्टर और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनके बीच का एंगल है। हमको इस पर इंडिपेंडेंट रहना है, हमको NIAB चाहिए, हमको केवल I पर डिपेंडेंसी चाहिए। तो साइन थीटा हमको गायब करना है। साइन थीटा गायब करने के लिए हमने कौन सा फील्ड यूज़ किया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि जो सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, देखिए ऐसा रखा हुआ है, ये 3 डायमेंशन केस था बेटा, ये आपने 3 डायमेंशन का 2 डायमेंशन केस देख रहे हैं। ये 3 डायमेंशन था, इसका 2 डायमेंशन मतलब ऊपर से अगर देखो तो ऊपर देखो तो ये दिखाई देगा ना, ये सिलेंडर का ये पोर्शन से दिखाई देगा। ये जो कॉइल यहाँ पर, इस कॉइल का जो अपर पोर्शन ये है वही तो ये दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ से करंट कहाँ को आ रहा है, ऊपर को, यहाँ से करंट कहाँ को जा रहा है, नीचे को। ये क्या, ये गोला सर्किल क्या दिखा रहा है, सर्किल रॉड है, रॉड का जो अपर पोर्शन सर्किल दिखाई देगा। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, रेडियल कर रहा है। दूसरा, स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर दैट इज थीटा इज 19, एवरी कंडीशन, हर कंडीशन में थीटा का जो वैल्यू होगा वो अपना 90 होगा। थीटा का वैल्यू हमेशा 90 होगा तो साइन 90 अपना 1 होगा। तो टाउ कितना बचेगा, NIAB। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में। ठीक है, अब इस कॉइल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो जिससे कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो डिफ्लेक्ट ही होगा। अगर कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो उसके साथ जो स्प्रिंग लगा है वो स्प्रिंग भी डेविएट होगा, घूमेगा। अब स्प्रिंग जब घूमेगा तो स्प्रिंग अगर क्लॉकवाइज, कॉइल अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्प्रिंग क्लॉकवाइज घूमेगा, तो स्प्रिंग के अंदर क्लॉकवाइज घूमने का अपोज होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आएगा, जो कि होगा फाई की प्रोपोर्शन माइनस नहीं लगा क्योंकि उसका अपोजिट होगा। तो C इक्वल टू टाउ इक्वल टू C5। तो मान दो कि फाई बढ़ेगा ना, फाई 2 हो गया, फाई बढ़ा टाउ बढ़ा, फाई बढ़ा। अब कॉइल घूमते रहेगी, स्प्रिंग घूमते रहेगा, स्प्रिंग घूमते रहेगा तो फाई बढ़ते रहेगा, फाई बढ़ते रहेगा, टाउ बढ़ते रहेगा। टाउ कौन सा है, रिस्टोरिंग। ये क्या था, डिफ्लेक्टिंग। तो बढ़ते 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 कभी ना कभी डिफ्लेक्टिंग के बराबर होगा। तो इन इक्विलिब्रियम NIAB इक्वल टू कितना रहा, C5, या C5 इक्वल टू NIAB या फाई प्रोपोर्शनल टू I। इट इज फाई अगर दुगना कर दोगे तो आई भी दुगना हो जाएगा, फाई अगर आधा कर दोगे तो आई भी आधा हो जाएगा। तो इट इज, ये क्या है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया। ठीक है ना, वर्किंग आपको समझ आ गया। अच्छा, अब मिरर का क्यों किया उसे मेरे को पता ही नहीं भाई। देखिए मिरर है कॉनकेव, मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर आपने बचपन से पढ़ा है, नहीं तो आपने पहले बार पढ़ा था भाई, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज आई, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो कहाँ मिली, फोकस पे, फोकस में ना। तो भाई यहाँ पे अपना ये मिरर है। ठीक है, तो भाई इस मिरर की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो इस मिरर से 5 सेंटीमीटर आगे हम लोग एक स्केल लेते हैं। स्केल लिया, इसके जस्ट 5 है, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ये इसके जस्ट ऊपर है, मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ। ये जो स्केल है वो जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे, ये 0 है। यहाँ पर जो है ये 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ को भी +1 +2 +3, यहाँ को भी, तो 0 से यहाँ को भी रीडिंग 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके पीछे बहुत दूर कहीं पर एक लैंप रखा है, बहुत दूर कहीं पर एक लैंप है। देखो इसके ऊपर रुक करते 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 बहुत दूर एक लैंप रखा है, तो उस लैंप से रोशनी आएगी, रोशनी आएगी, वो बहुत दूर है, तो वो लैंप इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर आ गया, इन्फिनिटी पर हो गया, एज्यूम कर सकते हैं। तो वहाँ जो लाइट आएंगी वो लैंप पर पड़ेंगे, तो लैंप पर अगर लाइट इन्फिनिटी से आए तो कहाँ फोकस होंगी,
कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। तो इसको हमने कहाँ रखा? फोकस पे। तो लाइट कहाँ से आ रही? इन्फिनिटी से। कहाँ पड़ी? कॉन्केव में। कॉन्केव में पड़ने के बाद क्या करेगा? इसको फोकस कर, कहाँ? फोकस पे इसने मिला है। यहाँ पर आपको स्पॉट, यहाँ पर क्या मिलेगा? एक स्पॉट मिलेगा, एक हल्का सा लाइट का स्पॉट मिलेगा। अब अगर ये घूमेगा तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप घूमेगी, ये मिरर घूमेगा, तो ये डिफ्लेक्शन भी, तो वो डॉट का जो साइन था वो भी तो घूमेगा। मान लो कि 1 डिग्री, 1 एम्पेयर में वो 1 डिग्री घूमा, तो 2 एम्पेयर में फिर वो 2 डिग्री घूमेगा, तो ये आएगा नहीं आएगा? 3 एम्पेयर में, तो भाई आपका फाई प्रोपोर्शनल टू आई। फाई की पावर कितनी है? 1। आई की पावर कितनी है? 1। तो स्केल कैसा है? लीनियर। तो यहाँ पर भी स्केल कैसा रहेगा? लीनियर, यानी कि 1 एम्पेयर में 1 डिग्री, 2 एम्पेयर में 2 डिग्री, 3 एम्पेयर में 3 डिग्री, यानी कि लैम्प स्केल अरेंजमेंट। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो सस्पेंशन, हमारे लैब वाला नहीं, सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर का जो हम लोग रीडिंग लेते हैं वो लैंप स्केल अरेंजमेंट से हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सेंसिटिविटी। एक आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक आती है करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है? सर करंट सेंसिटिविटी क्या, देखिए 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर अच्छा मैंने कहा आई एम्पियर फ्लो किया, मैंने कहा सर वी आर फ्लो द करंट आई एम्पियर इन द गैल्वेनोमीटर, हमने गैल्वेनोमीटर में आई एम्पियर फ्लो करा, तो आई एम्पियर फ्लो कराने उसमें डिफ्लेक्शन फाई आया, तो 1 एम्पियर में कितना आ गया? फाई अपॉन आई। तो देखो भाई एक एम्पियर, एक गैल्वेनोमीटर हमारे स्कूल में, मान लो एक गैल्वेनोमीटर कोई दूसरे स्कूल में है, मतलब ऐसे बहुत सारे गैल्वेनोमीटर स्कूल में रखे हुए, लैब में रखे हुए नहीं है। अब बाकी स्कूल के लैब में हो ना हो मेरे को नहीं मालूम, नहीं होगा, ठीक है, हमारे स्कूल के लैब में नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है, नहीं भी होता, सब यूज़ ही नहीं है, ठीक है ना। तो अलग अलग स्कूलों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होगा, है ना, सब कुछ है। तो भाई मैंने कहा कि हमारे वहाँ 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन के लिए 5 एम्पियर कैन फ्लो करना पड़ता है, तो दूसरा कह रहा है कि हमारे वहाँ 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन के 10 एम्पियर फ्लो करना पड़ता है। तो भाई आई एम्पियर में कितना रिफ्लेक्शन आया? 5 का, तो 1 एम्पियर में कितना आएगा? 5 अपॉन आई। तो 1 एम्पियर में गैल्वेनोमीटर जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका सेंसिटिविटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय द गैल्वेनोमीटर इन यूनिट अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाई आई एस। और आई एस किसके बराबर होगा बेटा? 5 अपॉन आई। तो 5 अपॉन आई समझ गए, दैट इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इन यूनिट अमाउंट ऑफ करंट 5 अपॉन आई। अब बताइए एन आई ए बी साइन थीटा क्या था? डिफ्लेक्शन टॉर्क। साइन थीटा कहाँ से गायब हुआ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ? सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, साइन थीटा 1 हो गया, इज इक्वल्स टू C5। C5 क्या था? रिस्टोरिंग टॉर्क, जो इसमें आ रहा था, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से 5 अपॉन आई कितना हो गया? NAB अपॉन C। तो NAB अपॉन C इज द करेंट सेंसिटिविटी। NAB upon C is called current sensitivity, that is deflection in the galvanometer in unit amount of current। अच्छा अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? VS सेम ऐसा करंट सेंसिटिविटी था, अमाउंट ऑफ करंट टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ करंट टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, मतलब यूनिट, मतलब कितना 1 एम्पियर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 1 वोल्ट में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वो कितना होगा? V अपॉन आई, सॉरी V 5 अपॉन V, 5 अपॉन V वोल्ट अप्लाई करने पर कितना डिफ्लेक्शन है? 5। तो 1 वोल्ट, अच्छा अब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई हुआ ही होगा ना, तो V वोल्ट में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है? 5। तो 1 वोल्ट में कितना डिफ्लेक्शन आएगा? 5 अपॉन V। तो व्हाट इज 5 अपॉन V? डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इन यूनिट वोल्ट, यूनिट वोल्ट में कितना है। अब यहाँ पर हमने किसका वायर लिया है भाई? कॉपर का। तुमने कहा था कॉपर का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, लेकिन बहुत सारे फेरे लिए हैं तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, डेफिनेटली होगा। चलिए 5 अपॉन आई क्या था? 5 अपॉन आई कितना निकला यहाँ से? 5 अपॉन आई कितना है? NAB अपॉन C। तो यहाँ भी R से मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ भी R से मल्टीप्लाई किया। वट इज R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वाइंडिंग, ठीक है। IR क्या होता है? V। तो 5 अपॉन V कितना आ गया भाई? NAB अपॉन CR। तो ये क्या है बेटा? आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी VS। तो एक करंट सेंसिटिविटी हो गया और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है ना। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। आप हल्का सा रिवाइज करें। सबसे पहले आप क्या लिखो? गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले इसे समझाना है कि सर एमीटर और गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर जो होते हैं, ये एमीटर करंट और वोल्टेज का वैल्यू रीड करते हैं भाई, इतना 1.2 एम्पियर, 3.4 एम्पियर, 1.2 वोल्ट, 5.2 वोल्ट, कैसे? इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। और याद रखना इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन होगा, जो हमारे एमीटर लैब में है, DC एमीटर लैब में है, या जो AC DC वोल्टमीटर लैब में है, वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये AC एमीटर और AC वोल्टमीटर के लिए नहीं है, वो हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो मैं वापस को भी बताऊंगा, वो हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। ये केवल और केवल DC एमीटर और DC वोल्टमीटर के लिए है। DC करंट और DC
वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। फिर आप लोग सीधे सीधे आ जाना इसके कंस्ट्रक्शन में या प्रिंसिपल में लिख लेना। प्रिंसिपल में क्या है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल सिचुएटेड इन ए radial magnetic field, so it experiences a torque and the torque is proportional to the current flowing through in the coil, या the deflection in the coil is directly proportional to the current flowing in the coil। यानी किसी कॉइल को जब आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कॉइल में आने वाला जो डिफ्लेक्शन होगा वो उस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ठीक हो गया, आपने प्रिंसिपल लिख दिया, 5 प्रोपोर्शनल लास्ट में प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसका आप लोग कंस्ट्रक्शन दिखा देंगे इसका। सर इन दिस केस वी आर यूज टू सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल क्यों यूज़ किया सर? क्योंकि हमको रिले मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है। क्या सिलेंड्रिकल पोल यूज़ करेंगे? नहीं सर, अब स्फेरिकल पोल भी यूज़ करते हैं, बट इन दिस केस द कॉइल इज सर्कुलर। अगर सर्कुलर कॉइल होगा तो पोल कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल। अभी कॉइल रेक्टेंगल है तो हमने पोल कैसे लिए है? सिलेंड्रिकल पोल लिए हैं। तो सिलेंड्रिकल पोल क्या करेंगे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा सर? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण सम फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा हो गया 90। समझ रहे हैं? फॉस्फोर ब्रॉन्ज ही की स्ट्रिप की यूज़ करी, क्योंकि फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप का खास बात क्या? फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का इलास्टिक आफ्टर फैट कम होता है, इलास्टिक फैटिग बहुत जल्दी नहीं आएगा। और अगला केस क्या होगा कि इलास्टिक फैटिग बहुत जल्दी नहीं आएगा, और इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बाकी मटेरियल से कम होता है। सी जब तक मटेरियल चेंज नहीं करोगे, देखिए यंग्स मॉड्यूलस वाई कब चेंज होगा? जब मटेरियल चेंज किए थे। बल्क मॉड्यूलस कब चेंज हुआ? सब सब्सटेंस चेंज किए थे। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कब चेंज होगा? जब मटेरियल चेंज करेंगे ना। तो जिसका फॉस्फोर ब्रॉन्ज का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बाकी उससे कम, जो सी था ना, सी इज रिप्रेजेंट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बेसिकली। ठीक है, कॉनकेव मेरा लैंप स्क्लेरेज में ये फ्रेम किसका है? फ्रेम जो है वो नॉन मेटेलिक एंड नॉन मैग्नेटिक। फ्रेम नॉन मेटेलिक और नॉन मैग्नेटिक है। उस फ्रेम के बाहर से जो वायर लपेटे हैं वो मेटेलिक बट नॉन मैग्नेटिक है। ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या लगा रखा है सर? ये हमने आयरन कोर यूज़ की। आयरन कोर का खास काम क्या सर? ये हमारे 2 काम कर रही है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। स्प्रिंग क्या है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज की। पोल कैसे है? ठीक है। एंड ये पूरा एपरेटस आप लोग एक बंद बर्तन में रखना, कांच के बंद बर्तन के अंदर होता है। जैसे एयर का इफेक्ट इसके अंदर ना लगे, फूक मार दी किसी अंदर खराब हो जाएगा। डिफ्लेक्शन केवल करंट का आना है। ठीक है, कोई खुरापाती बच्चों का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कांच का डब्बा पास नहीं लगा, उसमें फूक मार दो, डिफ्लेक्ट उससे भी हो जाएगा। हम केवल डिफ्लेक्शन करंट से चाहिए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? वर्किंग में क्या भाई? करंट T1 से एंटर के, T1 से फॉस्फोर ब्रॉन्ज में आई तो इसमें गए, तो इस कॉइल में जब करंट जाएगा तो इस कॉइल में डिफ्लेक्शन आएगा। एंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज टाउ NIAB sin थीटा। फिर लिखेंगे वी आर यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सम फील्ड लाइंस ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। थीटा इज इक्वल टू 90, sin 90 हो जाएगा 1, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा NIAB, है ना। एंड ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल, जो कॉइल है या जो स्ट्रिप है, ये भी घूमेंगे एंड इनमें डिफ्लेक्शन होगा। इनमें डिफ्लेक्शन आने से रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क इज C5। अब ये कॉइल घूमते रहेगी, ये घूमते रहेगा, 5 बढ़ेगा, C5 बढ़ेगा, तो कभी ना कभी C5 का वैल्यू NIAB के बराबर होगा। एंड इक्विलिब्रियम NIAB इक्वल टू C5 या NIAB इक्वल टू C5 आ गया, तो उसके बाद क्या रहा भाई? NIAB इक्वल टू C5 या C5 इक्वल टू NIAB या 5 इक्वल टू NAB अपॉन C, तो 5% राइट। तो इट इज द प्रिंसिपल, ये तो प्रूफ करना था। फिर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या लिखेंगे आप लोग कि भाई मतलब द डिफ्लेक्शन इन द galvanometer in unit amount of current is called current sensitivity 5/I. The deflection in the coil in unit voltage is called voltage sensitivity 5/V. तो ये दो आप लोग निकालोगे। 5/, अब तो याद होगा ना, NIAB इक्वल टू C5, तो वहाँ से 5/I भी निकल जाएगा, 5/V भी निकल के आ जाएगा। तो इट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।